हाय एंड वेलकम। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन और लंबर डिस्क प्रोलैप्स में क्या फर्क है? क्या इनके सिम्टम्स एक जैसे भी हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब जो मुझे पैर का दर्द आ रहा है ये सर्वाइकल डिस्क से आ रहा हो। अच्छा, मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा है या लंबर की प्रॉब्लम ज्यादा है? दोनों में से कौन सी का इलाज कराना जरूरी है डॉक्टर साहब? क्या दोनों का इलाज करना जरूरी है? क्या दोनों सर्जरी एक साथ होंगी या क्या एक से ही काम चल जाएगा? या हम स्टेज्ड प्रोसीजर चाहेंगे जिसमें हम पहले सर्वाइकल करेंगे या बाद में लंबर, या पहले लंबर करेंगे या बाद में सर्वाइकल, या दोनों में से क्या एक भी सर्जरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ दवाइयों से ही आप ठीक हो जाएंगे? बहुत सवाल होते हैं और क्यों नहीं होंगे? उससे पूछो जिसको दर्द हो रहा है, उससे पूछो जो परेशान है, उससे पूछो जिसको 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 5 साल निकल गए हैं दवाइयाँ खाते हुए और लाखों रुपए उस इलाज में लग गए हैं और आज लग रहा है कि वो सारी मेहनत बेकार गई और फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं और जो जिंदगी के प्रोडक्टिव ईयर्स थे वो वेस्ट हो रहे हैं। और यही कारण है इस वीडियो को बनाने का, एक सही इंफॉर्मेशन एक सही दिशा में लोगों के पास लाने का, लोगों को सही शब्दों में एम्पावर करने का, उनको सशक्त बनाने का, जैसे कि उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सही इलाज मिल पाए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें बात करेंगे कि क्या वो बातें हैं जिनसे ये क्लियरिटी मिलती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको सर्वाइकल डिस्क है, इसका मतलब है कि आपको जो डिस्क है वो आपके गर्दन में है। गर्दन की रीढ़ की हड्डियों को सर्वाइकल हड्डियां कहते हैं, छाती की रीढ़ की हड्डियों को थोरेसिक या डोर्सल हड्डियां कहते हैं। डोर्सल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन दोनों नाम यूज होते हैं। और कमर की रीढ़ की हड्डी को लंबर स्पाइन कहते हैं। अब इन हड्डियों के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। जैसे सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियां 7 होती हैं अमूमन, C1 से लेके C7 तक, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। लंबर स्पाइन में 5 हड्डियां होती हैं अमूमन, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और थोरेसिक स्पाइन में 12 हड्डियां होती हैं, D1 से लेके D12 तक। अगर किसी इंसान को सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत है तो उसकी सर्वाइकल डिस्क इफेक्ट हो जाएगी। और सर्वाइकल डिस्क के सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट को कुछ क्लासिकल चीजें होती हैं। एक, उसके गर्दन में दर्द हो सकता है, दर्द में के साथ उसको हेडेक या सर दर्द भी हो सकता है, सिर में चक्कर आ सकते हैं, डिजी, इसको हम डिजीनेस या नोजिया बोलते हैं। किसी किसी पेशेंट को वॉमिटिंग की कंप्लेंट भी होती है। और साथ में पेशेंट को गर्दन से दर्द उसके शोल्डर में आ सकता है ना, उसको जिसको कंधा बोलते हैं। पेशेंट को उसके हाथ में दर्द आ सकता है और उंगलियों में भी आ सकता है। और ये दर्द कभी दर्द के रूप में होता है, कभी सुन्नाहट के रूप में होता है, कभी झन्नाहट के रूप में होता है। तो सुन्नाहट आना, झंझनी आना, हाथ का सो जाना, जब पेशेंट लेटता है सोता है तो हाथ सुन्न मिलते हैं, हाथ में ताकत ना लगना, पेन का ना पकड़ पाना, ये सारे सिम्टम्स हैं सर्वाइकल डिस्क के। अब ये बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके बाद आते हैं एडवांस्ड सिम्टम्स, या फिर दिक्कत जब ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या सिम्टम्स आते हैं कि अगर मेन कंप्रेशन हो जाए कॉर्ड का तो पेशेंट को इनकोऑर्डिनेशन होने लगता है। मतलब जब वो चलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो सही चल रहा है। अगर वो ऊबड़ खाबड़ सतह पे चल रहा है जिसमें कि जो परफेक्ट फ्लोर है वैसा नहीं है, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस और बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर वो सीढ़ियां चढ़े, ऐसे केस में पेशेंट को लगने लगता है कि वो बहुत धीरे चलेगा या उसको डर लगेगा कि वो गिर सकता है। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को गिरने की स्थिति भी या गिरना हो भी सकता है। फ्रीक्वेंट फॉल्स कभी कभी होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को के हाथ पैरों में जान इतनी कम हो सकती है कि पेशेंट को ऐसा लगे कि पेशेंट व्हील चेयर बाउंड हो जाए, या पेशेंट बिल्कुल भी खड़ा ना हो पाए, 1-2 लोगों का सहारा लगे, पेशेंट के हाथ से पेन गिर जाए, पेशेंट हाथ से खाना ना खा पाए। ये सब बातें एडवांस्ड डिजीज में होने लगती हैं। इसके अलावा एक और चीज भी होती है जिसमें कि आप पेशेंट का जब आप हाथ देखोगे तो ये जो मसल्स हैं ये सूखने लगती हैं, ये हाथ पतला पड़ जाता है, यहाँ की मसल्स मरने लगती हैं। पेशेंट अपने आप खाना नहीं खा पाएगा, पेशेंट के हाथ से सामान गिरने लगेगा, पेशेंट के एडवांस स्टेजेस में हाथों और पैरों में झटके लगने लगते हैं।
और पेशेंट को लगता है कि गर्दन के नीचे उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो रही है। सुन्न होने के अलावा पेशेंट को ये भी लगता है कि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस था कोई काम कर पाने का, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं सर्वाइकल स्पाइन के। अच्छा, पेशेंट को पैरों में भी माइंडेड सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आती है और लंबर स्पाइन में भी आती है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि पेशेंट को सर्वाइकल की दिक्कत है या लंबर की, या अगर एमआरआई पे दोनों दिक्कत दिख रही हैं तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी दिक्कत मेन दिक्कत है। इसके लिए ज़रूरी है पेशेंट को क्लिनिकली इवैल्यूएट करना। बट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ जिससे पता लग सकता है कि मेन दिक्कत किधर की है। जब सर्वाइकल डिस्क होती है तो पेशेंट के हाथ में दर्द आ सकता है। ऐसा लंबर स्पाइन के केस में नहीं होगा। जब पेशेंट को किसी को लंबर डिस्क होती है या फिर कमर की डिस्क होती है, उस केस में पेशेंट को पैरों में दर्द, सुन्नाहट, छन्नाहट, चींटी काटना या भारीपन हो सकता है। लंबर स्पाइन की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो पेशेंट को पैर में दर्द आ सकता है, पर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से मरीज को पैर में दर्द नहीं आता। मरीज को पैर में वीकनेस आ सकती है, जिसको कमजोरी कहते हैं, झटके लग सकते हैं, सुन्न भी हो सकते हैं, गिरने जैसा भी लग सकता है। पर अमूमन अगर आपके पैर में दर्द आ रहा है तो उसका कारण अमूमन आपकी लंबर स्पाइन की दिक्कत है, और या कोई और दिक्कत है, पर वो सर्वाइकल स्पाइन से पैर में दर्द आना लगभग असंभव है। पैर में कमजोरी आ सकती है, दर्द नहीं। पैर में वीकनेस आ सकती है, पैर में भारीपन आ सकता है, पैर में सुन्नाहट आ सकती है, पर दर्द अगर आया तो वो लंबर स्पाइन की निशानी है। चलिए, लंबर स्पाइन में जब पेशेंट को दिक्कत आती है तो उसकी ऊपरी बॉडी नॉर्मल रहती है। पेशेंट को नॉर्मली अबव नेवल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट को थाई में प्रॉब्लम होती है, एंटीरियर थाई में अगर L1 L2 की दिक्कत है, नी के आसपास प्रॉब्लम होती है L2 L3 में, और L4 L5 में एंकल के आसपास दिक्कत होती है, और S1 में प्लांटर फ्लेक्शन या फिर जो आपका एंकल है वो नीचे की तरफ जाने वाली पावर कम हो सकती है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जगह होती है वो होती है हमेशा जंक्शनल एरिया, या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह स्पाइन चेंज हो रही होती है, जैसे कि सर्वाइकोडोर्सल जंक्शन, मतलब जहां से रीढ़ की हड्डी, कमर की रीढ़ की हड्डी, छाती की रीढ़ की हड्डी बनती है, वहां पर ज्यादातर मरीजों को दिक्कत आती है। जैसे C5 C6 C6 C7 और कभी कभी C4 C5 ऊपरी लेवल्स में कम दिक्कत आती है। ऐसे ही लंबर स्पाइन में ज्यादातर मरीजों को जो दिक्कत आती है वो आती है L4 L5 और L5 S1 पे। ऊपर वाले लेवल्स पे रिलेटिवली कम आती है, क्योंकि ये वो लेवल है जिन पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे मूवमेंट नहीं है। सैक्रम में मूवमेंट होता नहीं, ऐसे ही थोरेसिक स्पाइन में मूवमेंट बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आगे रिब केज लगी होती है, ज्यादा मूवमेंट के लिए बनी नहीं। तो जहां पर सबसे लास्ट वर्टिब्रा जो मूवमेंट करती है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए C4 C5 C5 C6 और C6 C7 में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि ये रूल नहीं है, ये यूजुअलिटी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इन सब बातों से ये समझ में आता है कि मेन दिक्कत किस तरफ से है। अगर बैलेंस प्रॉब्लम है तो हो सकता है सर्वाइकल से हो, अगर सिर्फ वीकनेस और दर्द है तो हो सकता है लंबर स्पाइन से हो। इन सब बातों से पता लगाया जा सकता है। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि एग्जैक्ट रूल नहीं है इन सब बातों का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्पाइन सर्जन आपको डिटेल में एग्जामिनेशन करे, आपकी पावर देखे, आपके हिस्ट्री ले, आपकी बातों को समझे, फिर आपके साथ डिस्कस करे कि उसको क्या लगता है। हर केस अलग होता है, हर केस में चीज़ें इंट्रिकेट होती हैं। कभी कभी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, आप लंबर स्पाइन मत कराइए। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि सिर्फ लंबर स्पाइन करते हैं, सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं ये बोलता हूँ कि एक अभी कर देते हैं, अगर फ्यूचर में दूसरी बढ़ी तो उसको करेंगे। और कभी कभी मैं बोलता हूँ कि बहुत रेयर केस में ये बोलता हूँ कि दोनों एक साथ करनी पड़ेंगी, नहीं तो पेशेंट को फायदा नहीं आएगा। मैं जनरली दोनों सर्जरी एक साथ कम करना चाहता हूँ, सर्वाइकल प्लस लंबर, जिसको टैंडम स्टेनोसिस कहा जाता है, क्योंकि वो काफी मॉर्बिड और बड़ी सर्जरी हो जाती है। अगर मुझे दो एक साथ करनी भी है तो मैं पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप एक पहले करा लो और कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद दूसरी करेंगे, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा मैंडेटरी या बहुत ज्यादा दबाव दोनों जगह ना हो।
एक लास्ट चीज और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, कारण। लंबर डिस्क खराब होने का कारण क्या है और सर्वाइकल डिस्क खराब होने का कारण क्या है। देखिए, एग्जैक्ट कारण तो अननोन ही होता है, बट फिर भी अगर कुछ थ्योरी पे बात करें तो लंबर स्पाइन खराब होने का कारण होता है बहुत ज्यादा वेट और बहुत फ्रीक्वेंट आगे झुकना और वजन उठाने वाले काम, या जर्की काम, झटकेदार काम। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जो एक्टिविटी नहीं करते, जो बहुत ज्यादा आगे झुक के वजन उठाते रहते हैं, उनको लंबर स्पाइन जल्दी खराब होती है। स्मोकिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। सर्वाइकल स्पाइन का खराब होने का मेन कारण है गलत पोस्चर या कोई चोट। अगर आप गलत पोस्चर में नेक को लेके काम कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूसली कुछ लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, या किसी एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली नेक के साथ काम करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हाई चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल डिस्क हो या कोई चोट लग जाए। और चोट लंबर स्पाइन के लिए भी मैंडेटरी है कि किसी भी इंसान को अगर चोट लगेगी तो कोई भी पार्ट टूट सकता है। तो मैं आशा करता हूँ इससे मैं मोटा मोटा ये समझा पाया हूँगा कि किन कारणों से क्या क्या दिक्कत होती है और कुछ लाइट डाल पाया हूँगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन अगर आप मेरा लेंगे, एक सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, तो मुझे आपकी हौसला अफजाई से बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।